At RCA Indore on the growth of high optical quality single crystals and synthesis of ferroelectric electron materials. Dr. Gupta has also worked at Heriot-Watt University, UK as Commonwealth Research Scholar during November 1979 to November 1981 and as Research Associate during April 1988 to April 1989. Dr. Gupta has over 400 research publications that include over 225 publications in journals and edited volumes. Dr. Gupta is a fellow of the Indian Academy of Sciences and National Academy of Sciences and then source the 1998 Homi Bhabha Science and Technology Award for his contribution in the area of biomedical application of research and the 81 Award of Society for Cancer Research and Communication for the year 2006. Applications with emphasis on something which certainly will matter for you, the quality of health. Have most of you heard about lasers? Do you use lasers? Where? In which CD players you are making use of a laser. If you go to any mall, and I will provide you a brief introduction. लेजर एक लाइट सोर्स है, जैसे ये भी लेजर भी आप देख रहे हैं एक लेजर है ना, ये भी लाइट सोर्स है और ये जो ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब है या यहाँ पे जो प्रोजेक्ट और ये है 450 वाट और ये कुछ माइक्रो वाट की लाइट है। कौन सी ज़्यादा ब्राइट दिख रही है आपको? ये ज़्यादा ब्राइट दिख रही है ना। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये लेजर लाइट जो है इज मच ब्राइटर देन कन्वेंशनल सोर्सेज। क्यों है और इसके क्या एप्लीकेशन है वो आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो एक चीज़ तो आप देख ही सकते हैं, इसको हम काफ़ी डिस्टेंस तक ले जा पा रहे हैं, ये डायरेक्शनल है, ठीक है ना। ये लाइट टॉर्च की तरह, टॉर्च लाइट की तरह फैलते जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। तो अभी मैं लेजर्स के बारे में बताऊंगा, कैसे काम करते हैं, क्यों डिफरेंट है, मतलब वाई इट इज सो डायरेक्शनल, ये क्यों इतना ब्राइट है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं थोड़े इसके दूसरे एप्लीकेशन, जनरल एप्लीकेशन बताने के बाद आई विल कंसंट्रेट प्राइमरली ऑन यूज ऑफ लेजर्स फॉर इमेजिंग, बायोमेडिकल इमेजिंग, डायग्नोसिस, थेरेपी एंड मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स और सब सेलुलर ऑर्गेन्स। सिंगल कोशिका, एक कोशिका को या कोशिका के अंदर जो कण हैं उनको मैनिपुलेट करने कैसे कर सकते हैं लेजर के द्वारा। और इन सब को बताने के लिए मैं ज़्यादातर जो काम हम लोग कर रहे हैं RRCAT में, इस क्षेत्र में, उसका सहारा लूँगा। तो इससे आपको ये भी मालूम पड़ा हमारे देश में क्या हो रहा है इस तरह के एरिया में। अभी पहले हम बात कर रहे हैं लेजर के बारे में। लेजर एक एक्रोनिम है, एक्रोनिम समझते हैं ना आप लोग, तो बहुत यूज करते होंगे, है ना। एक एक्रोनिम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें दो ऑपरेटिव फ्रेजेस हैं, एक है लाइट एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन सब समझते हैं, बढ़ जाना। जनरली लाइट बढ़ती है कि अगर मैं ये लाइट यहाँ पे डालूँ, हाथ से तो ये पास नहीं हो पाएगी। मान लीजिए एक ग्लास का स्लैब रखूँ और उस पर ये लाइट डालूँ, बाहर जो लाइट निकलती है उसका उसकी इंटेंसिटी या उसका क्या कहते हैं पावर जो इनपुट से ज़्यादा हो जाएगी, कभी ज़्यादा नहीं होती, कमी होती है, क्योंकि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ स्कैटर हो जाएगी, तो हमेशा कम होती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट को बढ़ाना बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये दो चीज़ें समझना जरूरी है अगर हम ये करना चाहते हैं कि लेजर कैसे काम करता है।
अच्छा, इसको समझने के लिए पहले ये भी जरूरी है कि हम ये जान लें, और जैसा आपको तो शायद पहले से मालूम ही होगा, लेकिन मैं आपकी फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। लाइट कैसे पैदा होती है, हाउ लाइट इज एमिटेड। आप सबने देखा होगा, अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो लाइट एमिट करने लगती है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? जब आप, अब ये सब तो आपने 11वीं में पढ़ लिया होगा, एनर्जी लेवल्स वगैरह, है ना, पढ़ा है ना, ठीक है। तो अभी जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। हाँ प्लीज, जब हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी वजह से कुछ जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में है, निचली अवस्था में है, वो एक्साइट होकर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना। जब ये ऊपर जाएगा, कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में, अभी आप कहते हैं ना बहुत एक्साइटेड और कूल डाउन करो, जब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं, इट हैज़ टू कम डाउन टू ग्राउंड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट में है, इट कैन, अगर आइसोलेटेड हम एटम या मॉलिक्यूल की बात करें, इट कैन कम डाउन बाई एमिटिंग लाइट। ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, इसको एमिट करके ये नीचे आ सकता है। जब कलेक्शन है तब इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर टू अदर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसको जब ये नीचे आएगा तो ये लाइट एमिट होगी। तो इसलिए आपने देखा होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर के लेवल तक जा सकता है ना। जब ऊपर के लेवल पर जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कम होगी, ज़्यादा होगी, तो लाइट एमिट होगी। फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करती है? जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ उतनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, है ना। तो वेवलेंथ कम होगी मीन्स ये अल्ट्रावायलेट की तरफ जाएगी, पराबैंगनी जो कहते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, स्पेक्ट्रम शिफ्ट्स टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। तो ये तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया। अब अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आप सबने बहुत अच्छी तरह सुना होगा, है ना। उन्होंने इस एरिया में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो इस 1900 अर्ली 19th सेंचुरी, ये जो 1900 से लेकर 1910-20 का स्पेक्ट्रम क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करना, और इसको एम्पेरिकली ने एक्सप्लेन किया था। प्लैंक्स लॉ, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा भूल जाइए, ठीक है। तो आइंस्टीन भी उसी समस्या का थोड़ा सा अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अगर हम जो वर्क मिलता है और जो कि प्लैंक के फॉर्मूले से एक्सप्लेन होता है, उसको हम सही बता सकते हैं तभी, जबकि हम ये मान लें कि एटम एक्साइटेड स्टेट में जब हम लाइट डालें जो कि रेजोनेट करें, रेजोनेंस तो आप सबको मालूम ही होगा, ठीक है ना। जब तक एनर्जी मैच नहीं करेगी तो आपस में भी इंट्रैक्शन होता है, जब तक एनर्जी मैच करेगी इंट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब ये फोटोन जो है इसकी एनर्जी का होगा, तो ये एटम को ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा सकता है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और ये भी एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेटेड है, क्योंकि इस फोटोन की प्रेजेंस में ही जा रहा है, लेकिन कोई भी स्टिमुलेटेड वर्ड यहाँ यूज नहीं करता। तो आइंस्टीन ने ये दर्शाया, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, जो कि कहते हैं 11वीं के विद्यार्थी भी कर सकते हैं। ये दर्शाया कि कहते हैं एटम अगर एक्साइटेड स्टेट में है, दिस फोटोन कैन स्टिमुलेट इट टू कम डाउन। तो इफेक्टिवली क्या चीज़ हो गई, अगर हम एटम एक्साइटेड स्टेट में है, एक तरीका ये है, ये स्वतः उत्सर्जन कर सकता है, स्पॉन्टेनियसली इट कैन एमिट लाइट, दैट इज डिफरेंट स्पॉन्टेनियस एमिशन। इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, कोई बाहरी उसको स्टिमुलस नहीं चाहिए, अपने आप स्वतः नीचे आ जाएगा। और इससे का जो एमिशन होता है उसको हम कहते हैं इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब क्या है, सब एटम्स इंडिपेंडेंटली एमिट कर रहे हैं, कोई इधर एमिट कर रहा है, कोई उस डायरेक्शन में, है ना। पोलराइजेशन डिफरेंट है, वेवलेंथ भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अगर विड्थ है एनर्जी उसकी हम चर्चा नहीं करते, ठीक है ना। तो ये जैसे भीड़ में आप जाएं तो सब अपने हिसाब से चलना है, जिधर मर्जी, तो दैट्स व्हाई वो तर्कसंगत नहीं है। तो सही हिंदी यूज कर रहे हैं नहीं मालूम नहीं, है ना। तो उसको इनकोहेरेंट बोलते हैं। लेकिन इस स्टिमुलेटेड एमिशन की ये विशेषता है कि जो स्टिमुलेटिंग फोटोन है, जो फोटोन इसको एटम को फोर्स कर रहा है नीचे आने के लिए बाय एमिशन ऑफ अनदर फोटोन, इसकी खासियत ये होती है जो एमिटेड फोटोन है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है स्टिमुलेटिंग फोटोन का।
अब ये सवाल मुझसे ये ना पूछिएगा कि ये आप शो कर दो, इसको शो करना इतना आसान नहीं है ना, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट थ्योरी करनी पड़ती है। लेकिन अभी आप बस इतना समझ लीजिए, स्टिमुलेटेड एमिशन की ये विशेषता है कि जो एमिटेड फोटोन है इट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका, रेप्लिका वर्ड तो समझते हैं है ना, प्रतिरूप है ना, इट्स एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ स्टिमुलेटिंग फोटोन। ठीक है, तो ये स्टिमुलेटेड है। अब इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ एटम्स है, एवोगाड्रो नंबर जानते हो कितने होंगे 1 cc में एटम्स? बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है ना। अब वो सब अपना रैंडमली एमिट कर रहे थे। अब क्या हुआ, मेरे पास एक कंट्रोल आ गया, मैं एक फोटोन भेजूं, इट विल होल्ड अनदर एटम एमिट एन आइडेंटिकल फोटोन, तो मेरे पास 2 आइडेंटिकल फोटोन हो गए। अब ये 2 आइडेंटिकल फोटोन 2 और एटम को कर सकते हैं, तो चेस वाली काफ़ी बड़ी है ना, स्क्वायर करते हुए सारा खजाना खाली हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लागू हो जाती है। So now you have a control. By controlling this stimulating photon, I can force all atoms to emit the way I like. हम सबको कंट्रोल बहुत पसंद है ना, तो ये कंट्रोल हम ये प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, लेकिन इसमें क्या हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से एटम्स आर फोर्स टू रेडिएट इन स्टेप, वी हैव a control on radiating process and it leads to generation of coherent light. All the photons are in step. तो इसका जैसे फर्क आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपसे चर्चा की थी क्राउड है, और दूसरा ये है आप कोई पुलिस की बैटालियन या आर्मी की बैटालियन परेड कर रही है, जो मार्च इन स्टेप है ना, तो वो फर्क आप समझ सकते हैं कोहेरेंट इनकोहेरेंट। जहाँ पे भी कुछ समझ में ना आए आप मुझे रोक सकते हैं, क्योंकि आइडिया ये है आपको कुछ समझ में आए, पूरा समझ में आ जाए, तो अगर जो चीज़ मुझे समझने में 20 साल लगे, आपको 1 दिन 1 घंटे में समझ में नहीं आ सकती है ना, इतना उर्दू में भी नहीं है ना, 20 साल लगाए तो कुछ किया होगा। अच्छा, अभी यह है, अब आपको एक चीज़ तो मैंने बता दी, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन की चर्चा कर रहे थे कि भाई ये जरूरी है, अगर हम एम्प्लीफाई कैसे करें। अब ये भी मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया कि नॉर्मल इन थर्मल इक्विलिब्रियम, नॉर्मल स्टेट में ज़्यादातर एटम्स ग्राउंड स्टेट में होंगे, कुछ ही एक्साइटेड स्टेट में, और जितना ये एनर्जी लेवल हायर होते जाएगा उतना ही फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन अपर लेवल में कम होते जाएगी। तो अब अगर मैं ये लाइट डालूँ जो कि इससे मैच करती है, तो क्या होगा, कुछ एटम्स ऊपर जाएंगे, कुछ एटम्स नीचे आएंगे। और आइंस्टीन ने जो फॉर्मूलेज डेवलप की थी, जो सिंपल एनालिसिस थी, उसमें उन्होंने ये भी दर्शा दिया था कि प्रोबेबिलिटी कि एक एटम ऊपर से नीचे आए और एक एटम नीचे से ऊपर जाए इज आइडेंटिकल, इट इज सेम प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, अगर नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो नेट देयर विल बी एन अपवर्ड ट्रांजिशन, ठीक है ना। एक प्रोबेबिलिटी तो बराबर है, यहाँ पे 10 थे, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी 10% है, तो 10 का 10% हो गया, एक ऊपर चला जाएगा, ऊपर 2 ही है, उसका 10% लेंगे तो 0.2 हुआ, तो नेट देयर विल बी एन अपवर्ड ट्रांजिशन। अपवर्ड ट्रांजिशन और एनर्जी तो कंजर्व होती है, सब जानते हैं। अगर अपवर्ड ट्रांजिशन हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, देयर इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लाइट विल गेट अटेन्यूएटेड। अब इसमें आप लोग तो ब्राइट है, पता फौरन कह सकते हैं, आइंस्टीन को इतना समय लग रहा था, अगर वो ये कर ले कि किसी तरीके से ज़्यादा एटम एक्साइटेड स्टेट में हो, तब क्या होगा, देयर विल बी ए नेट डाउनवर्ड ट्रांजिशन, ठीक है ना, दैट मीन्स देयर विल बी एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट। अब ये चीज़ जो है कि उल्टी है ना, नॉर्मली तो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, अपर स्टेट में कम होते हैं, बट समहाउ इफ वी अचीव दिस स्टेट, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, देन वी कैन अचीव लाइट एम्प्लीफिकेशन। ये लोगों को तब भी मालूम हो गया था 1917-18 में कि इस तरह से लाइट एम्प्लीफिकेशन हो सकता है, लेकिन लेजर बना 1960, क्योंकि प्रैक्टिकल मीन्स बाय विच यू कैन इन्वर्ट पॉपुलेशन, है ना। जो कंडीशन आपको मालूम पड़ी कि अगर हम एम्प्लीफिकेशन चाहते हैं तो हमें ऊपर ज़्यादा करना है, N2 हैज टू बी ग्रेटर